गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स चल रहा है कोच 26 में। तो हमने पढ़ा था कल हमने बात किया था आपसे बलबन तक। बलबन में किसी को कहीं से किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। बलबन के बाद अगर चर्चा किया जाए तो खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का जो शासन काल होता है, पीरियड होता है, वो 1290 से 1320 होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन लोग रहते हैं उनको जान लें पहले। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिनका कार्यकाल 1290 AD से 1296 होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल आता है, जिनका जो शासन पीरियड होता है 1296 से 1316 तक होता है। इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं सियाबुद्दीन उमर साहब, इनका जो शासनकाल होता है 1316 AD, 35 दिन सबसे कम शासन माना जाता है, 35 डेज, ठीक है। नेक्स्ट इनके बाद जो फोर्थ नंबर पर आते हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी साहब, जिनका शासनकाल 1316 से 1320 4 साल का रहता है। उसके बाद लास्ट में नसरुद्दीन खुसरो खां आते हैं, जिनका शासनकाल बहुत कम समय तक रहता है, ठीक है। तो हम सबके बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है, जिसका जो भी पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम खिलजी वंश जाने। खिलजी वंश क्या है? आपको पता होगा कि खिलजी तुर्कों की 64वीं शाखाओं में से एक था, ठीक है। दूसरा, चौथी शताब्दी में ही यह शाखा अफगानिस्तान की हिललमंद घाटी में बस चुकी थी। किस घाटी में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये सवाल आ चुका है कि मतलब खिलजियों का उदय कहाँ से हुआ। भारत आने से पहले, भारत आने से पूर्व खिलजी जाति जो थी अफगानिस्तान प्रदेश में निवास करती थी। कहाँ रहती थी? अफगानिस्तान प्रदेश में निवास करती थी। वहाँ एक घाटी है हेललमंद घाटी। कौन सी घाटी? हेललमंद घाटी है, यहीं पे निवास करती थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। खिलजियों के निवास के कारण, ठीक है, ये क्षेत्र खिलजी के नाम से विख्यात था। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि गुलाम वंश को समाप्त करके नवीन खिलजी वंश की स्थापना की जाए, बल्कि ये क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ, ठीक है। खिलजियों ने अब अफगानी तौर तरीकों को अपना लिया। बिल्कुल, वो तो होता है, जहाँ व्यक्ति रहता है उसका एनवायरमेंटल तो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तरीकों को अपनाया। महमूद गजनवी और महमूद मोहब्बत गौरी आक्रमणों के समय अनेक खिलजी भारत चले आए। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ सेना और अन्य प्रशासनिक विभागों में नौकरी ले ली, ठीक है। कालांतर में समय के साथ बदलाव होता है। कालांतर मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य में सल्तनत में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और अंततः सल्तनत के स्वामी बन बैठे, ठीक है। हमने कहा दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य शासन हो जाने के बाद भारत से तुर्की सत्ता समाप्त हो गई और इसके साथ ही साथ शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ता चला गया। यह सुनो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। नाउ देखिए, इसके प्रमुख शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका शासनकाल जो होता है 1290 से 1206, याद रखिएगा, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक माना जाता है, फाउंडर ऑफ द खिलजी वंश, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। भारत में खिलजी वंश के फाउंडर थे। कौन थे फाउंडर? फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो 70 वर्ष की अवस्था में, मतलब एज भी ज़्यादा थी, और उस समय ये इतनी अवस्था 70 वर्ष में ये अपने जीवन के 70 वर्ष में ये क्या बने? वृद्ध सुल्तान, रूलर, शासक बने, ठीक है। 13 जून 1290 को कैक्यूबाद, बलबन का जो बेटा था, बड़ा बेटा कैक्यूबाद द्वारा निर्मित किला करी कुलगढ़ी महल में इनका राज्यारोहण, राज्याभिषेक हुआ और ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे, फर्स्ट शासक थे जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। और मैं बताऊं, दिल्ली सल्तनत का इतिहास जब जब आप देखिएगा, जब जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात आएगी, उतना काइंडनेस कहीं नजर नहीं आएगा। बहुत ही दयालु थे, मतलब अपने विद्रोहियों के प्रति ऐसा कहा जाता है कि अपने विद्रोहियों के प्रति भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहा करते थे कि मुझे
किसी का रक्त बहाने में की आदत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मतलब बड़ी बड़ी गलतियाँ राज दरबार में हुआ करती थी, लेकिन ये सब कुछ छाम में कर देते थे। ठीक है, और आगे चल के कैक्यूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को क्या दिया, एक उपाधि दी, शाइस्ता खां की उपाधि। इसके साथ साथ आरिज मुमालिक का भी पद दिया। इसके साथ साथ शाइस्ता खां तो था ही, एक पद और था, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक का पद भी दिया। ये आरिज मुमालिक क्या होता है, कोई बताएगा? आरिज मुमालिक का मतलब होता है सेना मंत्री का पद। आरिज ये मुमालिक का जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो सेना मंत्री होता है। क्या होता है? सेना मंत्री का पद होता है। जब जब परीक्षा में कहीं पूछता है, एक दूसरे को कनेक्ट करिए, एक दूसरे को सुमिलित करिए, मिलाइए, तो आता है आरिज मुमालिक क्या है। तो आरिज मुमालिक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सेना मंत्री बनाया जाता है। तो इनको कैक्यूबाद ने ये पद दिया। ठीक है, और भतीजे मैं आप बताऊं कि दक्षिण भारत की तरफ किसी ने अगर पहली बार देखा, दक्षिण भारत की तरफ किसी ने पहली बार देखा तो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जिन्होंने दक्षिण भारत की तरफ सर्वप्रथम देखा। उस समय दक्षिण भारत पर देवगिरी एक स्थान है दक्षिण भारत, उसके पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण देवगिरी पर इन्होंने किया। उस समय देवगिरी का शासक कौन था, राजा कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी देखिए, देवगिरी उस समय प्रताप रामचंद्र देव यहाँ कौन थे? शासक थे, रामचंद्र देव। मतलब दक्षिण की तरफ अगर किसी ने इशारा किया दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कारण क्या था मैं बताना चाहता हूँ आपसे। आपको पता है कि दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी जो इसकी जरूरत है वो क्या है? धन की। जब तक धन नहीं रहेगा हम किसी गद्दी को नहीं प्राप्त कर सकते। यह सुनो, पैसा चाहिए। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दक्षिण भारत की तरफ गए तो वहाँ बहुत सारे सोने चांदी अथाह भंडार इनको दिखा। तो इनके भतीजे थे, मैं बताना चाहता हूँ, इनके भतीजे थे किनके? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी मैं बताऊंगा आगे है भी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। उन्होंने कहा हर कोई अपनी खुशी या अपनी चर्चा अपने परिवार में करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी के मन में खुद ही आया, यार मेरा भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में बार बार आने का प्रयास कर रहा है और आना भी चाहिए, तो कहीं न कहीं धन कारण बन रहा है कि सत्ता तक हम पहुंच नहीं पा रहे। क्योंकि पैसा रहेगा तभी हम बड़ी सेना रखेंगे, पैसा रहेगा तभी हम बड़े बड़े वेपन्स रखेंगे, तभी हम हाथी घोड़ा, मतलब सेना का अगर आकार देना होगा तो बिना पैसे का कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, धन तो चाहिए। तो इन्होंने समझाना चाहा, जब वहाँ से आए तो अलाउद्दीन खिलजी के पास गए कड़ा मानिकपुर, वहाँ उन्होंने पूरी बातें बताई कि अगर दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना है तो दक्षिण भारत की तरफ पहले चलो, वहाँ से धन ले आओ, उसी धन से फिर दिल्ली की गद्दी प्राप्त हम कर लेंगे सेना को एक आकार दे करके। ठीक है, इस बात को जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने चाचा की बात सुना, सब कुछ उसको समझ में आ गया, उसी समय जैसे वो जाने को हुए अपने वृद्ध चाचा का गर्दन काट दिया। और इनका भतीजा भी था और इनका दामाद भी था, दोनों था, भतीजा दामाद दोनों था, क्योंकि उस समय ऐसा प्रचलन होता था। ठीक है, ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का इतिहास रहा है। और इतिहास में बहुत ही मतलब बहुत दयालुता इनके अंदर भरी रहती थी। किसी की अपने चाह करके
किसी को गलत तक नहीं बोलना ये पाप समझते थे, ठीक है। तो इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में हम जानना चाहें, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 और इतिहास में एक अच्छा शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का रहा। और अलाउद्दीन खिलजी से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव भी कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जान करके अपने सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी बातें थी, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इनका जो बचपन का नाम था गुरसात, अली गुरसात था, ठीक है। इनका जन्म 1266 से 67 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सियाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भाई, मतलब मैंने बताया ना उनके चाचा थे, मतलब चाचा दरअसल का तो फादर, ये सुनो। लेकिन पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद इनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ही इनका पालन पोषण, न्यूट्रिशन इन्होंने ही किया था, शिक्षा इन्होंने दिया था, जो भी थोड़ा मोड़ा शिक्षा था, ठीक है। तो उसके बाद से 1290 में जलालुद्दीन ने अमीर तुजुक की उपाधि प्रदान की। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्या दिया? अमीर तुजुक की उपाधि प्राप्त हुई। और 1292 के करीब सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर अटैक किया और वहां से बहुत सारे धन संपदा को अपने पास उठा के ले आया, ठीक है। और उसी के बाद 1294 ईस्वी का जो दिन है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली। उनको भी कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लग रहा था, जो तर्क संगत प्रतीत होता है, कि कहीं जो बातें चाचा ने हमसे बताया, अगर यही बातें चाचा किसी रूलर, किसी शासक से, सुल्तान से अगर शेयर कर दें, तो हो सकता है हमसे पहले दक्षिण भारत चला जाए। यह सुनो, इस चक्कर में एक तर्क लगता है कि उसने उनकी हत्या के कारण ये भी बना था, ठीक है। देवगिरी विजय से अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और 19 जुलाई 1296 ईस्वी से धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मैंने बताया ना, जलालुद्दीन की हत्या करके, चूंकि धन संसाधन तो मिल गया था, धन कहाँ से आएगा ये भी पता चल गया था, शासन सिस्टम चलेगा कैसे ये भी इनको जानकारी हो गई थी, ठीक है। तो मैंने बताया उस समय कड़े मानिकपुर में ये सूबेदार थे और जो अपने आप को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान घोषित करने से पहले राज्याभिषेक होता है, ठीक है। तो दिल्ली के में एक बलबन के द्वारा बनवाया एक महल था जिसका नाम था लाल महल। लाल महल में इनका क्या हुआ? लाल महल में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ और ये दिल्ली सुल्तान के प्रतिष्ठित राजा कहे जाने लगे। यह सुनो, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा। देखिए, अलाउद्दीन की दो सपने थे, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। अलाउद्दीन के दो सपने थे। इनकी जो सपने थे, इनका जो ड्रीम था वो ड्रीम दो था, दोनों पे चर्चा हम कर लेते हैं। पहला ड्रीम इनका क्या था? विश्व विजय करना। आराम से समझिएगा, विश्व विजय करना, यह सुनो। और जो दूसरा इनका ड्रीम था, एक नए धर्म चलाना, एक नया धर्म चलाना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रभावित किससे थी? ये प्रभावित सिकंदर महान से थे। सिकंदर महान से प्रभावित थे और कहीं ना कहीं ये दो सपने इन्होंने देखा था कि हमें ऐसे करना है। लेकिन इनका एक अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी किसी की बात नहीं मानते थे। इनका एक मित्र था, किनका? अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम क्या था? अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क कोतवाल मित्र, कोतवाल था। और अक्सर देखा जाता था साम्राज्य के अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी अक्सर अलाउल मुल्क से बातचीत करते हुए भी देखे गए हैं और अलाउल मुल्क की बातें को सुनते भी थे, उनकी बातों को फॉलो भी करते थे। तो इनका मित्र जो था उनको समझाया कि देखो यार,
ठीक है, तुमने सपना देखा, अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना बड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। सपना देखना बुरा नहीं है, सपना कितना भी बड़ा हो वो सब पूरा किया जा सकता है। यस नो, अगर उस समय की इन्वायरमेंट और परिस्थितियों ने साथ दिया तो निश्चित रूप से सपना साकार भी होता है और होता रहेगा भी। तो ठीक है, इन्होंने विश्व विजय करना और नया धर्म चलाना, लेकिन इनका मित्र ने कहा कि हमारे पास वैसे संसाधन नहीं है, हमारे पास वैसी रणनीतियां नहीं हैं और हम इसको अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए पहले हमको कुछ सोचना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद से हम इस तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, और तो इनके कहने पर क्या हुआ, इन्होंने जो दो उद्देश्य था इन्होंने उसको क्या किया, त्याग दिया। क्या दिया? त्याग दिया दोनों ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा भी है, एक नवीन धर्म चलाना और विश्व विजेता बनने की जो इच्छा थी, दोनों योजनाओं को उसने क्या किया, गिव अप कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, ध्यान है? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अलाउद्दीन खिलजी का महान एक सेनापति था। कहा जाता है सेनापति के ऊपर डिपेंड करता है कि राजा की क्या कंडीशन बनेगी। तो मलिक काफूर इनका सेनापति था और मलिक काफूर के बारे में कहा जाता है कि गुजरात विजय की दौरान एक वहाँ के थे नुसरत खां द्वारा इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार हर जगह पैसे का नाम होता है, तो 1000 दिनार में इसको खरीदा गया। इसी के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री की दृष्टि से नाम ऐसे आएगा। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? किस सेनापति को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? और कोई बातचीत में आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों, तो आप कह देंगे गुजरात विजय के बाद नुसरत खां ने इनको 1000 दिनार में खरीदने के कारण इन्हें 1000 दिनारी का नाम दिया गया है। यस सुनो, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। खिलजी का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। जूना और जज्जू ने बंगाल, उड़ीसा, मार्च तेलंगाना पे हुआ। कहाँ हुआ? तेलंगाना पे हुआ। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी भी शासक का, रूलर का आक्रमण दूसरे पे करना मात्र धन की लालसा होती है, अपना अंपायर खड़ा करने की लालसा होती है। ठीक है, तो तेलंगाना अभियान के वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया और काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया उसे। ठीक है, और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। और अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व कौन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार सवाल आ चुका है कई बार कि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया तो उस समय कदम से कदम उनके साथ कौन था? मलिक काफूर। इसको ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट ही। उस अभियान में कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी को कुतुब मीनार के निकट उसे दुगने आकार की एक मीनार भी बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उसे पूरा नहीं करा पाया। और मैं ये बताता हूँ 1303 के करीब इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहाँ किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जो कि चित्तौड़ इनसे पहले किसी सुल्तान ने नहीं जीत पाए थे। इन्होंने चित्तौड़ को जीत करके अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रख दिया। क्या रखा? खिजराबाद। कौन रखा? 1303 में, ध्यान दीजिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय किया, उससे पहले चित्तौड़ विजय किसी ने नहीं किया था। अलाउद्दीन पहली बार चित्तौड़ विजय किया। चित्तौड़ विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां के नाम पर उन्होंने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तुलना अलाउद्दीन खिलजी की तुलना हम अकबर से करते हैं। किससे कहते हैं?
अकबर से करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना हम किससे करते हैं? अकबर से करते हैं। कारण क्या है? जैसे अकबर की क्या पॉलिसी थी, किसी शत्रु को अपना मित्र बना लेना, किसी शत्रु को अपना मित्र बना लेना और किसी पर अटैक करके उससे संपत्ति अर्जित कर लेना। ये अकबर के अंदर गूढ़ गूढ़ के भरा हुआ था। किसी पर अटैक कर देना और किसी दुश्मन को अपना मित्र बना लेना, ये अकबर के अंदर बड़ी अच्छी चतुराई थी। वही सेम अलाउद्दीन खिलजी के अंदर भी वही था। इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तुलना हम किससे करते हैं? अकबर से करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले। ठीक है, अब देखिए, अलाउद्दीन ने अपने शासन काल में अलाई दरवाजा बनवाया, हौज खास, सीरी पोर्ट, जमात खाना मस्जिद, इन सब चीज़ों का निर्माण, सीरी महल, ये सब चीज़ों को बनवाया। और विजय अभियानों के कारण सिकंदर सानी, हमने क्या बोला, सिकंदर महान को अपना गुरु मानता था, सिकंदर के को अपना पथ प्रदर्शक मानता था, कि सिकंदर के बनाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करता था। तो इसलिए वो चीज़ तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अपने नाम के साथ सिकंदर सानी लगा लिया नाम के साथ। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, क्या कि सिकंदर सानी कौन थे? तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी अपने नाम के साथ लगाया है, क्योंकि सिकंदर को अपना पथ प्रदर्शक मानता था। ठीक है, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड सिकंदर किसे कहा जाता है, किस शासक को, सुल्तान को कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थायी सेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कि मैंने कल आपको बलबन पढ़ाया था, बलबन ने दीवाने अर्ज, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने दीवाने अर्ज नामक की विभाग बनाया था। ठीक है, आपने कहा ना, तो हमने क्या बोला, हमने कहा था कि इनको क्या नाम दिया? सिकंदर सानी। ठीक है, और उसके बाद इन्हें ही सिकंदर द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताना मैं चाह रहा था, इस मुद्दे पे हमें चर्चा करना। पहली बार अस्थायी सेना, परमानेंट आर्मी रखने का कार्य इन्होंने किया। जिस प्रकार पहली बार दीवाने अर्ज, बलबन ने एक दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया था, और सेना उस समय तक अस्थायी नहीं हुआ करती थी। सेना को लैंड दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे, लेकिन अस्थायी सेना नहीं थी, तो लोगों को बुलाना पड़ता था। ठीक है, तो और आपको पता है कि कहीं पे अगर किसी को जीतना है, किसी को अपने मिलाना है, तो कभी कभी इमीडिएटली मुझे सेना चाहिए। विदाउट सेना, विदाउट आर्मी के कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुनो, जब हमारे पास सेना 24 घंटा रहेगी तो हर समय वो रेडी रहेगी अटैक करने के लिए। ये सुनो, तो इन्होंने क्या, अस्थायी सेना। दूसरी बात, पहली बार सैनिकों को नगद वेतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगद वेतन देने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। याद रखिएगा, दो चीज, अस्थायी सेना और सैनिकों को नगद वेतन देने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के नाम जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ जहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं टिक लगाऊंगा। जो भी आपका अल्फा बीटा गामा, जो भी आपका सिंबल होगा, सिंबल को लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बात पे चर्चा करूंगा जो एग्जाम में पूछता है। इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। एक प्रथा थी घोड़ा दागने की प्रथा। क्या? घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है, और सैनिकों की हुलिया, चेहरा नोट करने की परंपरा। तो क्या है घोड़ा दागने की प्रथा? क्या है घोड़ा दागने की प्रथा? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ।
घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है आपको पता है कि युद्ध का निर्णायक पार्ट हॉर्स होता है। ये सुनो, हम युद्ध जीतेंगे हारेंगे ये डिपेंड करेगा आपके हॉर्स पर, घोड़े पर। ये सुनो, तो जो जो उस समय अश्वशाला का प्रमुख होता था, मैंने क्लास में बताया था, आपको याद भी होगा, अश्वशाला का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? अश्वशाला दीवान ए आखुर, क्या कहा जाता था? दीवान ए आखुर, ठीक है, दीवान ए आखुर। दीवान ए आखुर को अश्वशाला का प्रमुख माना जाता था। तो होता क्या था, जैसे 2024 में मान लो सपोज दैट हमको 100 घोड़े की जरूरत है। कितने घोड़े की? 100 हार्स की जरूरत है, 100 घोड़ा। तो जब घोड़ा में सम्मिलित हो जाता है तो कैसे पता कि ये घोड़ा 2023 का है, 24 का है कि 22 का है, 21 का, कैसे पता? तो उसमें होता क्या था, तो जैसे बताया ना 100 घोड़ा चाहिए, तो अमीर याकुर क्या करते थे कि 50 घोड़ा मंगा लेते थे। कितना घोड़ा? 50 घोड़ा इन्होंने मंगा लिया और घोड़े को घोड़े में मिला दिया, घोड़े की पहचान नहीं हो पाई, और जो 50 घोड़े का पैसा था इन्होंने अपने जेब में रख लिया। क्लियर है? जेब में रख लिया ना। ये अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि कुछ मक्कार हैं, कुछ भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं यहाँ पे, ये लोग ऐसा करेंगे। और जब घोड़ा युद्ध में दौड़ेगा, जंप करेगा, तो जो बूढ़ा घोड़ा होगा गिर पड़ेगा, गिरने का परिणाम होगा सैनिक पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। ऐसे कम से कम हजारों संख्या में हो सकता है और युद्ध हार जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, एक दाग, जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी एरिया में या जो भी मवेशी आसपास घूमते हैं उनके देखिए, उनके पीछे पैर के ऊपर वहाँ लिखा रहता है 8, 9, 10, 1, 2, 3, मतलब ऐसे सिंबल, ऐसे एक सिंबल बना होता है। अब तो कान में देखिए, सरकार ने कान में पीले रंग का एक मतलब एक सिंबल जानवरों के कान में लग रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंटेड मवेशी हैं, इनको मारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे रात बिरात को जैसे जानवर हैं सड़क पे बैठे हैं, तो पीला क्या अच्छा सिग्नल का काम करता है, तो गाड़ी की चमक से वो जानवर बच भी जाएगा। ठीक है, तो वैसे घोड़े की पीठ पे लगाया तो उससे अंदाज मिल जाता था कि घोड़ा 100 घोड़े का आर्डर था और 100 घोड़ा 2024 का है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं की गई है, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये होता था घोड़े दागने की प्रथा। दूसरा, सैनिकों के लिए चेहरा और हुलिया, मतलब कोई सैनिक कहाँ जा रहा है उसको नोट किया जाए। आज भी होता है। मैं बताऊं, कोई अगर आपका जानने वाला सेना में अगर होगा, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सिस्टम हो या मार्केट सिस्टम में कोई सिस्टम आप पढ़िए तो लगभग मिलता जुलता है, लगभग। आज भी सेना में देखिए, आप गेट के अंदर जाएंगे तो भी एक रजिस्टर पे आपका नाम, टाइम और आपका उद्देश्य लिखा जाता है। या कहीं भी जाएंगे, कोई भी नया व्यक्ति आएगा, सैनिक घर जा रहा है, सैनिक कहीं अभियान पे जा रहा है, तो उसका भी नोटेट किया जाता है। उसी को हुलिया बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हुलिया, या वही उसी को क्या कहते हैं? चेहरा प्रथा का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने गृहकर, देखिए टैक्स तो लगते हैं, गृहकर मतलब होम टैक्स, होम टैक्स और चरी कर, दो टैक्स लगाया है, घरी कर और चरी कर। घरी कर क्या होता है? जैसे आज भी आप हाउस टैक्स देते हो ना, आज भी आप हाउस टैक्स देते हो ना, ये क्या है? घरी कर है। और जो जानवर चारागाह पे दुधारू पशु घास खाने जाती है तो उसका चरी कर लगता था। ये दो टैक्स था। ठीक है, घरी कर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए उन्होंने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग बनाया था। मैं इस पर डिबेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने एक विभाग बनाया था, दीवाने मुस्तखराज। मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ
दीवाने मुस्तखराज की तुलना हम रेगुलेटिंग एक्ट से करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। इन दोनों को तुलना, अगर एक सवाल है दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग क्यों बनाया गया, ठीक है, हम कहते हैं कि रेवेन्यू लाने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, ठीक है, रेवेन्यू। तो दीवाने मुस्तखराज जैसे विभाग आया था कि जो भी भ्रष्टाचार, समझिए बहुत अच्छे से, दोनों याद हो जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। जैसे जो राज्य के अंदर, दरबार के अंदर, साम्राज्य के अंदर जो करप्टेड लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग बनाया था। उसी प्रकार सेम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन को हटाने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए, जो अधिकारी करप्शन करते हैं उनको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था। तो कहा जाए जिस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार को, करप्शन को समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म हुआ, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से करप्शन को समाप्त करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना हुई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखिए क्लियर है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने बाजार में, देखिए, सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की। सभी वस्तुओं की उन्होंने क्या किया, एक कीमत निर्धारित किया कि कोई भी, जैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या किया, जैसे इस पॉइंट को देखिए, क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्होंने कास्ट, देखिए इन्होंने दीवाने मुस्तखराज तो आप समझ गए, दीवाने मुस्तखराज तो आप समझ गए ना। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो आप समझ गए। दीवाने मुस्तखराज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत, मतलब इन्होंने कीमत किस पे रखा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका बेस था, जिसका मतलब होता उत्पादन लागत पर, ठीक है, एक कीमत उत्पादन लागत पर निर्धारित किया। बहुत डिसिप्लिन्ड सिस्टम था। कोई भी किसी प्रकार का बेईमानी करने वाले कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अगर आप मार्केट में गए, आपको पता है, अगर आपने आलू खरीदा और आलू में 100 ग्राम कम है, तो अलाउद्दीन खिलजी जंघे का मांस कटवा के उस पर रखवा देता था। इतनी कठोर उसकी सिस्टम थे। और अंत में ऐसा करने से लोग की आंखें खुल गईं और समाज के अंदर करप्शन समाप्त हो गया, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग मार्केट बनवाए थे सबके लिए। 4 बाजार स्थापित करवाए। एक खाद्यान्न बाजार था, एक वस्तु बाजार था, एक सामान्य दैनिक वस्तु था, एक पशु और गुलाम बाजार थे। एक समान सब चीज़ों का एक सिस्टम बन गया था कि आपको सब्जी लेना है तो आपको इधर जाना है, आपको पशु लेना है तो आपको उधर जाना है, आपको डोमेस्टिक यूजेस की कुछ सामान लेने हैं तो आपको इधर जाने हैं, आपको खाद्यान्न खाने की कोई वस्तु लेनी है, चीनी चावल दाल, तो आपको इधर जा, मतलब पूरे सिस्टम थे। उस सिस्टम पे इन्होंने काम किया, ठीक है। नेक्स्ट, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी, ये 2 विद्वान भी निवास करते थे। 2 विद्वान थे, अमीर खुसरो और हसन देहलवी साहब थे, ठीक है। और मैंने बताया था अमीर खुसरो ने ही क्या किया था, सितार का आविष्कार। सितार का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो। और बीड़ा
सितार, बीड़ा, इन्हीं को क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद। इन्हीं को ही भारत का तोता भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम था। ठीक है, 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर इसके मकबरे में दफनाया गया। ठीक है, और इनकी स्टोरियाँ भी और है। इन्होंने जैसे मंत्री परिषद का निर्माण किया था। भाई अकेले व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, सिस्टम बड़ा है। तो सिस्टम अगर बड़ा है तो हैंड भी बड़ा होना चाहिए। तो हैंड तो बड़ा नहीं होता है, तो कई हैंड होते हैं सिस्टम को संभालने के लिए। तो वैसे दीवान वजारत, ठीक है, इनका आर्थिक मामला वजीर मंत्रालय, मतलब वजीर कहा जाता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था सिस्टम देख रेख करते थे, अर्थव्यवस्था, ठीक है, देख रेख था। दीवान ईसा आज का पोस्टमैन, दीवान ईसा आज का पोस्टमैन। ठीक है, दीवान आरिज सैन्य मंत्रालय, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। ठीक है, दीवान रसालत क्या है? आज का विदेश मैंने बताया ना, दीवान वजारत जो होता था अर्थ व्यवस्था का प्रधान होता था। दीवान ईसा आज का पोस्टमैन। दीवान आरिज सैन्य विभाग। दीवान रसालत विदेश विभाग। एंड दीवान मुस्तखराज राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सिस्टम था। ये भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल था इनका। ठीक था, ठीक है, तो इन्होंने ये किया था। ठीक है, उसके बाद बाजार नियंत्रण अधिकारी, क्योंकि आपको पता है अलाउद्दीन के दो सिस्टम थे। एक जो इनके सिस्टम थे अलाउद्दीन के, वो दो थे। एक मार्केट सिस्टम, ठीक है, और एक आर्मी सिस्टम। ठीक है, दो विभाग थे, एक सैन्य मंत्रालय था, एक मार्केट था। तो बाजार नियंत्रण हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हम लोग बाजार नियंत्रण की बात कर लेते हैं। साहना मंडी, साहना मंडी नाम जो अधिकारी होता था वो बाजार निरीक्षक उसको कहते थे। मार्केट की देखभाल करता था। ठीक है, क्या करता था? मार्केट क्या देखभाल करता था। ठीक है, दीवान रियासत बाजार नियंत्रक कंट्रोलर था मार्केट। सरायदल को न्यायाधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और
बरीद मंडी को बाजार निरीक्षक इनको भी कहा गया है। मनहयान गुप्तचर विभाग, इन्हीं को बरीद भी नाम दिया गया है। क्या? बरीद भी कहा जाता है, गुप्तचर को बरीद भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आपने मंत्रिपरिषद तो देख लिया था, आगे हम बात करें दीवान मुस्तखराज के बारे में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बाजार नियंत्रण अधिकारी, क्योंकि मैंने कहा कि बाजार इतनी बड़ी थी कि बाजार पर अकेले एक अधिकारी का कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाजार में निकाह 4 विभागों में कन्वर्ट था, खाद्यान्न अलग था, पशु अलग थे। ठीक है, तो वैसे सहाना मंडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि सहाना मंडी बाजार अधीक्षक को सहाना मंडी कहते थे। दीवान रियासत जो होता था उसको बाजार नियंत्रक देखते थे। सराय अदल क्या होता है? न्याय अधिकारी, जो जस्टिस होते थे उसको क्या कहा जाता था? न्यायाधिकारी। बरीद मंडी मतलब बाजार का निरीक्षक, जो बाजार को चेक करता था कि बाजार में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, उस सबको कौन चेक करता था? बरीद मंडी। क्योंकि मनहयान ये गुप्तचर, इन्हीं को बरीद भी कहा जाता है। ये गुप्तचर विभाग प्रमुख विभाग होता था, ये बताता था अंदर अंदर की सब बातें, हुलिया खबरील, इसको खबरी भी कहते हैं, खबरी लाल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम कुछ चर्चा और भी करना चाहते हैं। अलाउद्दीन, आपको पता है कि सपने आपने देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने क्या किया? रक्त और तलवार की नीति, तलवार की नीति भी अपनाई। आपने सुना बलबन के बारे में, आपने पढ़ा होगा, जिससे ब्लड एंड आयरन की नीति पॉलिसी अपनाई थी। तो मात्र इनका उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था कि रक्त और तलवार, मतलब राजा की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, कहीं न कहीं लोग एक दूसरे से सीखने का भी प्रयास करते थे। ठीक है, इन्होंने दरबार में जैसे राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश था अमीर वर्ग की संपत्ति को जो खालसा में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे राजस्व बढ़ेगा। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर सिस्टम को मजबूत। तीसरा, मद निषेध को दूर किया जाए। और किसी उत्सव में कोई पार्टिसिपेट करे, मेलजोल, ये प्रतिबंध था। और आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी शराब का बहुत बड़ा शौकीन था, बहुत बड़ा, मतलब यहाँ तक था कि एक समय तो ऐसा था, आप यकीन करिए कि अलाउद्दीन 24 घंटा मदमस्त रहता था अल्कोहल यूज करके। तो ये इससे बड़ी समाज में, उस दरबार में बड़ी मतलब अव्यवस्था फैल गई थी। जिसका मित्र जो अलाउल मुल्क था उसी की बात क्यों मानता था, बाकी किसी की बात मानता नहीं था। तो अलाउल मुल्क ने समझाया कि किसी प्रयोजन पे ऐसा चीज़ें करो, क्योंकि बार बार तुम हर उत्सव में ऐसे मनाते हो, हर समय आप ऐसे रहते हो, एक राजा की प्रतिष्ठा होता है, एक राजा का सम्मान होता है। ये सुनो, बात तो सही है। तो पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए तुम ये सब चीज़ें अलग रखो, जहाँ नहीं तहाँ आप गिर जा रहे हो। तो एक जनता, आम जनता जो प्रजा है, वो आपकी इज्जत धीमे धीमे समाप्त कर देगी। ठीक, तो किसी उत्सव पे पी लिया करो। तो अलाउद्दीन खिलजी रोज उत्सव मनाता था, कुछ भी। आज हमने ये खरीदा, आज बनता है पीना। आज हमने ये खरीदा, आज बनता है। आज ऐसा हुआ, आज बनना चाहिए। मतलब एक बहाना चाहिए उसको, उस बहाने का यूज वो रोज करता था। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी राजनीति और धर्म को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। याद रखिए, बुद्धिमान, साम्राज्यवादी, महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प था उसके अंदर। एक बार की बात मैं बताऊं कि मुसलमान भाइयों में शराब पीना हराम माना जाता है ना। तो उस समय जो हमारे खलीफा वर्ग के लोग थे, जुनैदी साहब या बहुत सारे लोग थे, तो ये लोग क्या किए, कहीं ना कहीं रजिया को गद्दी से हटाने का कार्य, रजिया का जीवन समाप्त करने के कार्यों में इन लोगों की एक अच्छी भूमिका थी।
और हर जगह लोग अपने आप को सामने रखने का प्रयास करते थे, अपने अनुसार कार्य करवाने का प्रयास करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी शासनकाल में वही हुआ, वही खलीफा के लोग आए और अलाउद्दीन खिलजी को सिखाने का प्रयास किया, शराब निषेध है, तमाम प्रकार की बातों समझाने का, बताने का कार्य किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बार बार कहा करते थे कि मैंने रजिया से सीखा कि रजिया, अगर आज रजिया गद्दी से हटी या बलिदान प्राप्त की तो उसके पीछे मात्र आपका कारण है, आप ही लोगों ने रजिया को मरवाया है। बस ठीक है, आप विद्वान हैं, आप हमारे सम्मान व्यक्ति हैं, सम्मान ठीक है, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप आइए और आइए, आपके कमरा है, आप कमरे में रहिए, खाना पीना नाश्ता लंच डिनर सब मिलेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में इंटरफेरेंस मत करिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कहना था, याद होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी कहा करते थे कि मैं जन्म से मुसलमान हूँ, याद रखिएगा, मैं जन्म से मुसलमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन और अल्लाह मेरे क़यामत के दिन मेरे साथ क्या करेगा, अल्लाह मेरे क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, आई डजंट नो, भी नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बस इतना जानता हूँ प्रजा के द्वारा ही राजा का निर्माण होता है, प्रजा के द्वारा ही राजा का निर्माण होता है। और अगर प्रजा कहती है कि मुझे अगर ये चीज़ अल्कोहल चाहिए या मुझे लाल मिर्च चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि प्रजा की बात को सुनना, उसके प्रयासों को पूरा कराना, उसकी इच्छाओं को पूरा कराना। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करेगा जो प्रजा उसकी चाहेगी। यस, अलाउद्दीन के कहना, ठीक है। खजानुल फुतह मैं बताना चाहता हूँ, खजानुल फुतह, ये खजानुल फुतह अमीर खुसरो की रचना है। किसकी? खजानुल फुतह अमीर खुसरो की रचना है। इसी में इनको क्या कहा गया है, इनको विश्व विजेता, ठीक है, जनता का चरवाहा, विश्व विजेता, जनता का चरवाहा जैसे उपाधियां इनको दी गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा, खजानुल फुतह किसकी रचना है, अमीर खुसरो को बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता को सबसे पहले रखा कि अगर आप एलिजिबल हैं इस वर्क के लिए तो आप प्लीज वेलकम, तो योग्यता को प्रथम, योग्यता के अनुसार पदों का बंटवारा किया। और आर्थिक मामलों को देखने के लिए आर्थिक मामलों की देख रेख करने के लिए एक दीवाने रियासत नामक एक विभाग बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? दीवान ये रियासत, मतलब ये ऐसा मंत्री होता था, दीवान रियासत, जितने भी आर्थिक मामले होते थे, आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीवान रियासत नामक विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। बार बार ये सवाल पूछ भी चुका है कि आर्थिक मामले, इकोनॉमिक मामले जो भी थे, इसकी देख रेख करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत नामक एक नया विभाग भी बनाया था। इन्हीं के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी भी आए थे। कौन आया था? जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने आर्थिक मामलों के लिए तारीख फिरोज शाही की रचना किया था। तारीख ये फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने।
जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। यह सुनो, कोई डाउट तो नहीं? जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तारीख फिरोजशाही, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया था ना, तारीख ये फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, ठीक है। भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तारीख फिरोजशाही। इन्हीं समय आपने सुना होगा इब्न बतूता का भी नाम आता है। इब्न बतूता, जिन्होंने रेहला की रचना की, रेहला की रचना इब्न बतूता के नाम है। जमीन को पैमाइश, जमीन की नाप जोख के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा सिस्टम को अपनाया। बिस्वा जमीन की नाप जोख के लिए एक स्कीम होती थी, एक फीता कह लीजिए, जो भी हो, ठीक है। और आपने देखा होगा, जो आजकल गांव में आपने देखा होगा, पहले कोटेदार होते थे, आपको चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, ठीक है, और भी गेहूं चावल, आज उसी का रूप बदल गया है, ठीक है। लेकिन आज भी ये सिस्टम है, अंगूठा लगाने पे आपको महीने भर का 5 किलो चावल, राशन, जो भी चीनी, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये राशनिंग व्यवस्था, ये राशनिंग व्यवस्था, ये मतलब आप कह सकते हैं राशनिंग व्यवस्था की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक। राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और न्याय के लिए हमने कहा सराय अदल क्या होता था? न्याय विभाग होता था, ठीक है। और सुनिए, ग्राम के मुखिया को मुकदम कहा जाता था। जो ग्राम के मुखिया होते थे, जो ग्राम के मुखिया जिनको मुकदम नाम दिया गया है, ठीक है, क्या? गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकदम। और जमींदार को क्या? खुत। दो थी, एक मुकदम, एक खुत, ठीक है। मुकदम और खुत हुआ करते थे। तो इन दोनों के अधिकारों को अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया, मतलब सत्ता पद से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद से होता क्या है? मुखिया, जैसे बार बार ये सवाल क्वेश्चन आता है, मुकदम क्या होता है? तो मुकदम मतलब होता है मुखिया, ठीक है, और खुद मतलब जमींदार। इन दोनों के राइट्स को उन्होंने क्या किया? मार्केट से हटा दिया, ठीक है। एक खुम्स क्या है? जैसे आपने जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ठीक पढ़ा। खुम्स मतलब होता है लूटा हुआ धन, लूटा हुआ धन खुम्स कहलाता है। इसमें 4/5 सिस्टम थे। होता यह था कि पहले लूटा हुआ धन राज्य ज़्यादा लेता था और सैनिक कम लेते थे। तो इसका अपोजिट हो गया 1/5। इसमें हुआ क्या कि धन लाता कौन है? धन लूटता कौन है? सैनिक लूटता है। तो सैनिक को ज़्यादा मिलना चाहिए ना। तो ठीक इसका उल्टा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
जो टैक्स थे वो कितना थे 50%, ये टैक्स था, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाले दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों का नाम आता है, एक एमबीटी और एक अलाउद्दीन खिलजी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो आज अलाउद्दीन खिलजी समाप्त हो गए, कल उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे और फिर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सुझाव देने का प्रयास करिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।